Hello dear friend, welcome to our channel K&N Tutorial। तो इस चैनल पे आप लोगों के लिए झारखंड टेट से रिलेटेड जो भी सीडीपी की क्लासेस हैं वो पूरी तरह से ली जा रही है, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे थ्योरीज़ को कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो ये जो सेशन ले रहे हैं जिस पे हम लोग सीडीपी के सारे क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी सेशन में ये आज हमारा 13th क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसी टॉपिक को आज के इसी क्लास में सिर्फ एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा क्लासेस है इस पे आप लोगों को कोई भी चीज़ है जैसे कि सीडीपी है, तो सीडीपी का जितने भी थ्योरीज़ वाले कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं उसको पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कराई जा रही है, जिससे कि आपके झारखंड टेट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाए और आप एक ही बार में झारखंड टेट को क्वालिफाई कर पाएँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड टेट का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आ चुका है और सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड दे दिया गया है, जो हमारे लिए कंप्लीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन कि सीडीपी का जो भी सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हद तक उतना हार्ड भी नहीं है जो हम लोग सी टेट के लिए पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल टेट किसी भी स्टेट के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा ही सिलेबस सीडीपी का दिया गया है। उसमें कुछ सारी चीज़ों को छोड़ा भी गया है, जैसे कि आपका उसमें जो भी थ्योरीज़ हैं जैसे कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी और पियाजेस का थ्योरी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इवैल्यूएशन, इन सब को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जैसा एज पर सिलेबस है उसी तरह से हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने सीडीपी की ही टोटल 12 क्लासेस ले चुके हैं और उन सारे 12 क्लासेस में हम लोग 12 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है और आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि आपके झारखंड टेट की तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाए और आप एक ही बार में झारखंड टेट क्वालिफाई कर पाए। तो ये आज हमारा सीडीपी का क्लास नंबर 13 होने वाला है, जिसमें एक नया टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशन एवं परामर्श। तो क्या होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फिगर में जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति है, हो सकता है ये उसका टीचर हो या फिर उसका वो काउंसलर हो जो इसको निर्देश दे रहा है, परामर्श दे रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो इसकी स्टडी हो या फिर उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसके बारे में वो कुछ गाइड कर रहा है बच्चे को या फिर उसका काउंसलिंग कर रहा है, कुछ नए थ्योरीज़ के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ उसको बता रहा है चीज़ों को कि उसकी जो आगे की तैयारी है वो किस प्रकार से करे कि वो उस फील्ड में जा पाए। तो ये होता है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं नीचे कि क्या लिखा हुआ है। तो निर्देशन यानी कि गाइडेंस क्या होता है, निर्देशन यानी कि गाइडेंस क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। निर्देशन शब्द अंग्रेजी के गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए सुझाव या सहयोग देता है तब वह निर्देशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि गाइडेंस का मतलब है कि किसी को भी निर्देश देना, उसके लिए एक मार्ग दिखाना, उसको एक रास्ता दिखाना, राह दिखाना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको राह दिखाने वाला उसका टीचर हो या उसके पेरेंट्स हो या उससे बड़ा कोई व्यक्ति हो, उसकी ही उम्र का व्यक्ति हो सकता है जो उस क्षेत्र के बारे में अच्छी प्रकार से जानता हो और वो उसके मार्ग को दिखा सकता है, उसके लिए एक मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे कि वह अपने जिस राह पर वो चलना चाहता है उस राह पर बिना भटके हुए अच्छी प्रकार से वो जा सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को या किसी बालक को एजुकेशन के फील्ड में उसको किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, मान लिया जाए कि उस बच्चे को आगे चल कर के एक शिक्षक बनना है, तो उसी उम्र का जो बालक होगा, हो सकता है उसको पहले से इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी उसकी माता पिता से या फिर उसकी सोसाइटी से, तो वो जान रहा होगा, तो वो हो सकता है कि उस बच्चे को वो बताए
कि देखो अगर तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हें इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी कि तुम्हें पहले अपना जो भी 10th है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 12th कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तुम्हें जिस विषय में रुचि है तुम उसी विषय से पढ़ाई करो और आगे चल कर के उसी विषय के टीचर तुम बन सकते हो। तो वो इसको एक गाइडेंस दे रहा है वो जो बच्चा है वो। साथ ही साथ एक टीचर भी उसको गाइड कर सकता है। टीचर तो वैसे भी हमेशा गाइड करते ही रहते हैं, आपके माता पिता भी आपको अच्छे कामों के लिए गाइड करते ही रहते हैं। तो जैसे टीचर्स को तो कहा ही गया है कि टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि अच्छा सुविधा दाता होता है, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। यानी कि जो भी मार्गदर्शन करना होता है वो शिक्षक से बेहतर मार्गदर्शन आपका और कोई नहीं कर सकता, ये कहा जाता है। तो इस प्रकार जो मार्गदर्शन जो होता है वो व्यक्ति को मदद करता है किसी भी राह पे चलने के लिए, किसी भी कार्य को आगे अगर वो करना चाह रहा है तो उस कार्य को अच्छी प्रकार से कैसे करे उसके बारे में बताने के लिए। तो ये होता है हमारा गाइडेंस। इसको आप लोग नीचे के जो पिक्चर है उससे और क्लियर देख सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा जो है एक रास्ते पर खड़ा हुआ है और एक रास्ता है जो कि दो रास्तों पर कट जाता है, एक लेफ़्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है। तो उसको कन्फ्यूज़न है कि वो कौन से रास्ते पर जाए तो वो जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है उस डेस्टिनेशन पर वो पहुंच जाएगा, लेकिन उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो कैसे जाएगा तो उसे उस डेस्टिनेशन की जो है कौन सा रास्ता उसे उसके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा उसकी उसे जानकारी नहीं है। तो उसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी उस समय पर। और आजकल तो गूगल है, गूगल मैप की सहायता से भी हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, जो भी आसपास गुजरते थे या फिर वहाँ के जो लोकल्स होते थे उनसे पूछते थे कि ये जो रास्ता है हम लोगों को किधर ले जाएगा और मुझे जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचना है वो डेस्टिनेशन मैं किस रास्ते पर चलकर पहुँच सकता हूँ। तो ये जो मार्गदर्शन कर रहा है वह वहाँ का एक लोकल व्यक्ति कर रहा है। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो, उसे बस ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये रास्ता जो है उसके डेस्टिनेशन तक लेकर के जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं गाइडेंस के बारे में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो गाइडेंस है उसके परिभाषाएं जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जो भी साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, उनके द्वारा जो है परिभाषाएं इसके पक्ष में दिए गए हैं। जैसे कि क्रो एंड क्रो हैं, उनके द्वारा इन्होंने क्या कहा है, किसी निपुण व्यक्ति द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सहायता करना निर्देशन कहलाता है। कोई भी आयु का व्यक्ति हो सकता है उसको गाइडेंस देने के लिए, ये कह रहा है क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि कोई भी यदि व्यक्ति है उसको निर्देशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे बड़ी उम्र का व्यक्ति ही उसे गाइडेंस दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उससे छोटी उम्र का भी दे सकता है उसे, या उसकी ही उम्र का कोई बालक भी उसे निर्देशन दे सकता है, ये कहा जा रहा है क्रो एंड क्रो के द्वारा। फिर है जोन्स के अनुसार। जोन्स जो है वो कहते हैं कि निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शित करना है, अर्थात सरल शब्दों में सहायता करना ही निर्देशन है। अब ये जो जोन्स है ये कहते हैं कि किसी को राह दिखाना, किसी को सही रास्ते पर चलाना, या फिर उसे सही रास्ते के लिए मार्ग प्रशस्त कराना, या फिर हम लोग इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहे तो किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना, यही निर्देशन कहलाता है, ये कहा जा रहा है जोन्स के द्वारा। फिर है स्किनर आते हैं। स्किनर जो है वो बोलते हैं कि व्यक्ति का स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। यानी कि उसके खुद के लिए भी, उसके दूसरे लोगों के, उसके आसपास के लोगों के लिए भी, और उसका जिस सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए भी उसको एक सही मार्ग प्रदान करना और उस सही रास्ते के लिए समायोजन स्थापित करना, ये भी हमारा निर्देशन कहलाता है, ये कह रहे हैं हमारे स्किनर, मनोवैज्ञानिक जो है स्किनर, उन्होंने। फिर है निर्देशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि गाइडेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। और उन गाइडेंस के क्या क्या टाइप्स हैं, तो सबसे पहला है एजुकेशनल, यानी कि शैक्षिक निर्देशन। दूसरा है सोशल, यानी कि सामाजिक निर्देशन।
फिर है वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक निर्देशन, और फिर है पर्सनल गाइडेंस यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन। अब क्या होता है एजुकेशनल निर्देशन या फिर एजुकेशनल गाइडेंस, जिसको बोल रहे हैं शैक्षिक निर्देशन जिसको कह रहे हैं। तो शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो स्कूल्स में दिए जाते हैं, कॉलेजेस में दिए जाते हैं, जहाँ भी शिक्षा की बात होती है, किसी भी पाठशालाओं में हो सकता है ये। तो पाठशालाओं में या फिर जहाँ पर भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जिस प्रकार के गाइडेंस दिए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा, आपके प्रिंसिपल्स के द्वारा, आपके क्लास टीचर्स के द्वारा, तो वो होता है हमारा एजुकेशनल गाइडेंस। दूसरा है सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस के अंडर वो सारी चीज़ें आते हैं जो समाज के व्यक्ति के द्वारा आपको निर्देशन दिए जाते हैं। अब ये जो निर्देशन है ये कौन कौन दे सकता है? तो आपके माता पिता दे सकते हैं, आपके भाई बहन दे सकते हैं, आपके दादा दादी दे सकते हैं, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति दे सकते हैं, यानी कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक पंडित हो वो भी दे सकता है। तो सोसाइटी में जिस तरह के लोग रह रहे हैं उनके द्वारा यदि आपको गाइडेंस दिया जा रहा है तो वो सोशल गाइडेंस कहलाता है, यानी कि सामाजिक निर्देशन कहलाता है। आगे है हमारा वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन जिसको हम लोग कहते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, आपकी नौकरियों को लेकर के, या फिर आपके लिए व्यवसायों को लेकर के जिस प्रकार के निर्देशन दिए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा दिए जा सकते हैं। वो स्कूल्स में भी कभी कभी कैरियर काउंसलिंग कराए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिए जा सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस। उसी प्रकार से है पर्सनल गाइडेंस यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन। अब व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को वो गाइडेंस दिया जाता है, पूरे समूह को नहीं दिया जाता, किसी एक पर्सन को टारगेट करके उसे निर्देशन दिया जाता है। तो ये होता है पर्सनल गाइडेंस। अब इस केस में कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लेता, उसे चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं, तो उसको क्या करेगा, जो शिक्षक होगा वो उसको अलग से ले जा कर के अकेले में यानी कि इंडिविजुअली उसको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। तो ये जो हो जाएगा वो इंडिविजुअल गाइडेंस या फिर पर्सनल गाइडेंस हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्देशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, जैसे कि शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है कि इसकी जो लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अधिगम संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है शैक्षिक निष्पत्ति एवं प्रगति हेतु सहयोग। तो उसकी जो एजुकेशन की जो क्या बोलेंगे उसको, एजुकेशन का जो भी उसका क्राइटेरिया है या फिर जो उसकी क्वालिटी है कि किस प्रकार की वो क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है, साथ ही साथ उस एजुकेशन में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो ये जो है ये भी दिया जाता है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा। दूसरा है विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिक्षमता स्तर, रुचि तथा अभिवृत्ति का विकास। अब उनमें इंटरेस्ट किस प्रकार के हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी जगाने में हमारा ये एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हेतु सहयोग। अब गाइडेंस के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी भी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी है, तो उसी की हम लोग फिर पूर्ति करना भी शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में भी हमें पता चलता है। फिर है विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्या का निदान। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उन्हें अपने टीचर्स के साथ बात करने में झिझक होती है, डर होता है। इसको भी दूर करने में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है और इससे बच्चे में बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारा एजुकेशनल गाइडेंस से रिलेटेड। आगे है हमारा वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक अभिक्षमता का विश्लेषण, यानी कि उस बालक में किस प्रकार की व्यावसायिक अभिक्षमता है। हो सकता है वो कैलकुलेशन में ज़्यादा तेज़ तर्रार होगा, हो सकता है वो स्पोर्ट में ज़्यादा रुचि लेता होगा, हो सकता है उसे
बातें बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, या फिर हो सकता है उसे डांसिंग में रुचि होगी, या फिर उसे नेतृत्व करने में रुचि होगी। तो इस प्रकार से उसकी रुचियों को देखते हुए हम लोग उसके लिए एक व्यवसाय का चुनाव उसके लिए कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है, तुम ये करोगे तो ज़्यादा बेहतर करोगे। ये सारी चीज़ें होती हैं व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत। तीसरा नंबर है व्यक्तिगत निर्देशन, यानी कि जिसको हम लोग पर्सनल गाइडेंस कह रहे थे। पर्सनल गाइडेंस में क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसकी निजी जो प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनका निदान करने का प्रयास किया जाता है। यदि उसकी निजी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो उनको जानने का प्रयास किया जाता है और उनको दूर करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के गाइडेंस दिए जाते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार के द्वंद्व, कुंठा, भगनासा, चिंता आदि के लिए दिया जाना वाला निर्देशन, यानी कि यदि वो इमोशनली किसी प्रकार से उतनी ज़्यादा मतलब कि ठीक नहीं है, उसका इमोशनल जिस प्रकार का डेवलपमेंट होने चाहिए था उस प्रकार का हो नहीं रहा है, वो बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, मन में ही वो कुंठित होते जा रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी उसे निर्देशन दिया जाता है व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत। आगे है निर्देशन के उद्देश्य। तो निर्देशन जो होता है यानी कि गाइडेंस जो होता है उसके पीछे कुछ मोटिव ज़रूर होता है, तभी बच्चों को दिया जाता है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तभी उस चीज़ को किया जाता है। तो ये जो शैक्षिक निर्देशन है या फिर जो निर्देशन है, इसके पीछे भी बहुत सारे लक्ष्य को निर्धारित किए जाते हैं कि इन चीज़ों की, उद्देश्यों की इसमें पूर्ति हो सकती है। तो फर्स्ट है कि व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष को समझना और उसके नकारात्मक पक्ष, दोनों ही पक्षों को समझने के लिए गाइडेंस का शुरुआत किया जाता है और गाइडेंस जो है बच्चों को दिया जाता है। फिर है आत्मविवेचन और आत्मविज्ञता को बढ़ाना, यानी कि वो खुद को कितना समझता है, खुद के बारे में कितना जानता है, इस चीज़ों को भी बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि के विषय में समझ विकसित करना। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को बता गया है कि जैसे कि किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट जानना है कि उसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी के अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस देना, तो ये होता है उसका उद्देश्य। फिर है निर्देशन द्वारा तनावमुक्त समाज बनाने का प्रयास करना, एक ऐसा सोसाइटी का डेवलपमेंट करना जिसमें कि लोगों में कुंठा ना हो, भगनासा ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना हो, टेंशन ना हो। तो इस प्रकार के समाज के निर्माण के लिए भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर है व्यक्ति को उचित व्यवसाय का चयन करने में सहायता प्रदान करना, उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, उसका जो भी व्यवसाय है उसके बारे में उसको निर्देश देना। फिर है व्यक्तियों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना, कि उसके समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसके परिवार में किस प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका भी निदान करने का इसमें प्रयास किया जाता है निर्देशन के द्वारा। फिर है निर्देशन की विधियाँ। तो निर्देशन की 2 विधियाँ होती है। फर्स्ट है व्यक्तिगत विधि यानी कि पर्सनल मेथड, दूसरा है सामूहिक विधि यानी कि ग्रुप मेथड। तो निर्देशन 2 टाइप के दिए जाते हैं, वो इंडिविजुअली एक कोई को भी दिए जा सकते हैं या फिर पूरे समूह को, पूरे समाज को भी गाइडेंस दिया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार के मेथड इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परामर्श यानी कि काउंसलिंग। तो परामर्श में क्या होता है कि एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ रहता है, दूसरा व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए रहते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति जो होते हैं वो एक आमने सामने बैठे हुए होते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो उसको समझाने वाला होता है, उसका मार्ग दिखाने वाला होता है, और एक व्यक्ति जो होता है उस चीज़ के बारे में समझने वाला होता है, उस चीज़ के बारे में सुनने वाला होता है। तो परामर्श में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो परामर्श के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग ताकि और बेहतर समझ में आए। तो परामर्श शब्द
अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन के काउंसिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श देना। किसी भी तरह का सलाह हम लोग दे रहे हैं उसको या फिर परामर्श दे रहे हैं तो वो हमारा काउंसलिंग या फिर हमारा परामर्श कहलाता है। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। अब जैसे हम लोग गाइडेंस में देख रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो जो जिसको गाइडेंस दिया जा रहा है वो जो बालक है उसको जो गाइडेंस दे रहा है वो उससे ज़्यादा एजुकेटेड हो या उससे ज़्यादा उम्र का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन परामर्श के केस में ऐसा होता है। परामर्श में क्या होता है कि जिस बालक को गाइडेंस दिया जा रहा है और उसको जो काउंसलिंग कर रहा है, जो काउंसलर है, वो उस बालक से ज़्यादा एजुकेटेड होगा और उस फील्ड में उसको महारत हासिल होगी, तभी वो उसको काउंसलिंग दे सकता है। ये इसमें कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। अब इस चीज़ से क्या क्या फ़ायदा होता है बच्चे को, तो बच्चा जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में सक्षम हो जाता है, साथ ही साथ अपना खुद का डिसीजन ले जाने में कैपेबल होता है, ये इसमें कहा जा रहा है। अब परामर्श के लिए भी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है एजे जोन्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उसमें इन्होंने कहा है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक छात्र व्यवहारों के सीखने अथवा परिवर्तन करने और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ कार्य करता है, जिसमें वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिकार रख सके। उसी प्रकार से स्ट्रोंग ने कहा है, परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यानी कि किसी भी बालक की समस्या को समाधान उसका कैसे किया जाए, इसके लिए जो है परामर्श की सहायता ली जाती है, और इसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं स्ट्रोंग। फिर है रॉबिन्सन कहते हैं कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है। फिर है बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार परामर्श को उस अंतर व्यक्तिक संबंध के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्तिक तथा सामूहिक परामर्श के साथ साथ वह कार्य भी सम्मिलित है जो अध्यापकों एवं अभिभावकों से संबंधित है और जो विशेष रूप से मानव संबंधों के भावात्मक पक्षों को स्पष्ट करता है। कार्ल रोजर्स कहते हैं कि परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। तो अभी तक जितने भी हम लोग परामर्श के डेफिनेशंस देखे हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनके सारे डेफिनेशन को देखने से हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि परामर्श जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा जानने वाला होता है, यानी कि वो उस क्षेत्र में ज़्यादा जानता होगा, ज़्यादा वो एजुकेशन में उससे बड़ा होगा, उम्र में उससे बड़ा होगा, और वही जो है एक काउंसलर होता है, वो उस बालक को काउंसलिंग देता है ताकि वो अपने लिए एक विभिन्न व्यवसाय का चुनाव कर सके और उसे ये जानकारी मिल सके कि किस व्यवसाय में वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो परामर्श के जो है वो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो आर्बकल जो है
वो परामर्श की परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो परामर्श के तत्व हैं इसमें 3 तत्व मुख्य हैं और परामर्श में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। और वो 3 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है 3 तत्वों में, जैसे कि उसका जो है उसका ध्यान उस चीज़ में होना चाहिए, जो भी उसको काउंसलिंग दिया जा रहा है उस पर उसका पूरा फोकस होना चाहिए। दूसरा, उस काउंसलिंग को सुनने में उसकी रुचि होनी चाहिए। और तीसरा है जो काउंसलर है वो एजुकेटेड होना चाहिए और उस क्षेत्र में उसको महारत हासिल होनी चाहिए, तभी वो काउंसलिंग कर सकता है बेहतर रूप से। तो परामर्श जो होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि छात्र जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और अपने लिए डिसीजन वो ले सके। तो परामर्श जो होता है एक व्यावसायिक कार्य होता है, एक व्यवसाय के रूप में भी इसको देखा जाता है। बहुत सारे काउंसलर्स आते हैं, कभी कभी कॉलेजेस में भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है और वहाँ बहुत सारे जिस फील्ड के काउंसलर होते हैं उसी फील्ड के आते हैं और वो बहुत सारे काउंसलिंग कराते हैं बालक का, ताकि उसका उस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो पाए और वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो काउंसलिंग स्किल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? तो पहला है अटेंडिंग, यानी एकदम ध्यान दे करके सुनने वाला होना चाहिए। फिर है रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। अब ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हमें बताया जा रहा है वो पूरे हम आत्मसात कर रहे हैं और उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं अपने लाइफ से। फिर है समराइजिंग, जो भी चीज़ें बताई गई है उसको पॉइंट टू पॉइंट हमें याद भी रखते जाना है, उसको लिखते जाना है, अगर याद नहीं होता है तो लिखते जाना है, ताकि जो बताया जा रहा है वो हमें एकदम क्लियर हो कि क्या बताया जा रहा है। फिर है क्वेश्चंस, अगर आपको काउंसलिंग के दौरान कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा है तो वो डाउट आपको पूछना है बिना झिझक के, बिना डरे हुए, तभी आपकी काउंसलिंग बेहतर हो सकती है। फिर है फोकसिंग, जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान दे करके सुनना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को काउंसलिंग दी जा रही है और आप इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, तो इसमें आपकी काउंसलिंग ख़राब हो सकती है और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ सकती, ऐसा भी हो सकता है। फिर है इमीडिएसी, यानी कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको तुरंत आपको कैप्चर करना है, और अगर आप तुरंत उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया, अब उसको नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए कॉपी में कि आपको क्या क्या बताई जा रही है। फिर है रिपोर्ट बिल्डिंग, मन में ही आपको उसका एक इमेज बनाना है और मन में ही सोचना है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप ये करना है मुझे, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है। तो ये इस प्रकार का ये इसमें आपको माइंड में ही एक मैप बनाना है। लास्ट है हमारा साइलेंस, यानी कि एक शांति भरा वातावरण होना चाहिए, तभी काउंसलिंग अच्छी हो पाएगी। अगर शोरगुल में हम काउंसलिंग कराना चाहेंगे तो किसी भी तरह से वहाँ पे काउंसलिंग अच्छी नहीं हो सकती, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग बेकार हो जाएगी। जो आप अपना समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आपका समस्या का समाधान वहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ शोरगुल हो रहा है। यानी कि साइलेंस में हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी थी काउंसलिंग स्किल की। फिर परामर्श की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये एक व्यक्तिगत होती है, यानी कि 2 पर्सन्स के बीच में होती है, ग्रुप में नहीं किया जाता। फिर है परामर्श में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का संपर्क होता है इसमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें ग्रुप्स में नहीं होती चीज़ें, और अगर वो ग्रुप में हो रही हैं तो फिर वो काउंसलिंग नहीं है, वो गाइडेंस है। तो परामर्श जो है वो निर्देशन की एक विधि है, अतः ये एक निर्देशीय प्रक्रिया है, यानी कि निर्देशन देने का एक मेथड है हमारा काउंसलिंग। परामर्श में परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है। ऐसा नहीं करता कोई भी काउंसलर जो होता है वो ज़बरदस्ती नहीं करता कि देखो तुम इस फील्ड में तेज़ हो, इस फील्ड को तुम जानते हो, इस फील्ड को तुम समझते हो, तो तुम इस फील्ड में ही जाओ। उसको फोर्स नहीं करता, उसको फ्री छोड़ देता है कि तुम्हारा मन है तभी जाओ, नहीं मन है तो तुम्हारी मर्जी, यानी कि उसको फोर्स नहीं करना है चीज़ों को लेकर के। फिर है परामर्श प्रक्रिया, परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है,
जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के निर्णय लेने में समर्थ बन सके। यानी कि काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि उससे बहुत सारे बात किए जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के बारे में बातें हो रही हैं, उसकी रुचि के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है, उसकी हॉबीज़ को जानने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो है वो अपने लिए एक डिसीजन ले पाने में सक्षम हो सके। फिर है परामर्श जो होता है वो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंस प्रदान करता है, यानी कि उसको सेल्फ डिपेंड बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, ये कहा जा रहा है इसमें। और साथ ही साथ उसमें आत्मविश्वास की भावना को भी जागृत की जाती है। तो परामर्श के जो कुछ सिद्धांत हैं, फर्स्ट सिद्धांत है प्रभाववादी सिद्धांत, जिसको हम लोग इफेक्टिव थ्योरी कह रहे हैं। फिर है व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। फिर है बोधात्मक सिद्धांत, यानी कि कोग्निटिव थ्योरी। और फिर है व्यवस्थावादी प्रारूप सिद्धांत, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो ये है परामर्श के सिद्धांत। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर है साइकोडायनामिक, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक, उसके मन स्थिति को जानते हुए उसको काउंसलिंग देना, ये हमारी साइकोडायनामिक थ्योरी के अंतर्गत आएगी। फिर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, यानी कि उस ह्यूमन की किस प्रकार की नीड है उसको जान कर के उसको कुछ प्रदान करना, उसको काउंसलिंग देना, ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत आती है। फिर है बिहेवियरल, उसकी बिहेवियर को जान करके उसके व्यवहार को जानते हुए उसको परामर्श देना, ये हमारा कहलाएगा बिहेवियरिस्ट थ्योरी। फिर है कोग्निटिव, यानी कि उसकी संज्ञानात्मक, उसकी मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसको परामर्श देना, कोग्निटिव थ्योरी। फिर है एग्जिस्टेंशियल, यानी कि एग्जिस्टेंशियल में क्या होगा, पहले से उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, पहले से वो क्या क्या जानता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको परामर्श देना, यह है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। फिर है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने इस थ्योरी के बारे में कुछ बताया है, उसको हम लोग नेक्स्ट आगे में देखेंगे। फिर है पर्सन सेंटर्ड, यानी कि किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उसके अनुसार उसको परामर्श दिया जाना, ये पर्सन सेंटर्ड थ्योरी कहलाता है। फिर है सिस्टमिक थ्योरी, किसी भी बालक को जब काउंसलिंग दिया जाता है तो उसको एक सिस्टम से दिया जाता है, इरेगुलर नहीं होना चाहिए काउंसलिंग के दौरान, उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है, तो एक सिस्टम के अंदर उसको काउंसलिंग दिया जाना, ये हमारा सिस्टमिक काउंसलिंग कहलाता है। फिर है इंटीग्रेटिव, यानी कि चीज़ों को जोड़ते हुए चलना, पहली जो चीज़ें हैं वो क्या क्या जानता है, उसे किस प्रकार की चीज़ों में रुचि है, उन सारी चीज़ों को पहले जानना है, उसको हम लोग उसी से जानने का प्रयास करेंगे, जो बालक है उसी से, और बाद में चीज़ों को जोड़ेंगे कि यदि बालक में इस प्रकार की रुचि है तो वो क्या बन सकता है, हमें उसे किस प्रकार का निर्देशन, किस प्रकार का परामर्श दिया जाना चाहिए, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिव थ्योरी। आगे है जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, इसमें क्या होता है, तो बालक का जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो उसके व्यवहार होते हैं वो उसके फिजिकल सेंसेशन से पता चलते हैं, उसके जो शारीरिक जो उसके संवेदी चीज़ें हैं उनके द्वारा हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। फिर है उसके मन में कुछ थॉट्स आता है, उसके द्वारा जो है उसके इमोशंस को, उसके संवेग को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये होता है कोग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। इससे हम लोग बालक के व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं, उसके संवेगों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये था हमारा आज का गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, जिसको हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों का झारखंड टेट के सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे प्रकार से झारखंड टेट की तैयारी कर पाए, तो उन्हें हमारा ये जो चैनल है उसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का सजेशंस हमारे लिए है या फिर आप हमें किसी प्रकार का कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी के लिए मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होंगी और सीडीपी की सारी क्लासेस लेकर के आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपका सिलेबस भी पूरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो रहा होगा। तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रह गया है जिसका नाम है लर्निंग, यानी कि अधिगम। वो एक लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो भी सीडीपी के सिलेबस है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।